हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ का। ओके, तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे बैंकिंग इन इंडिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था नेशनलाइजेशन के बारे में। ओके, अब देखिए बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया और आरबीआई का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, एपेक्स बॉडी आरबीआई को मानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, अभी करेंटली मर्जर्स के बाद हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में। ओके, अब चलिए आते हैं, इसके पहले एक फ्लो चार्ट में देखते हैं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम इंडिया की काम करती है, मतलब कौन कौन से डिविजन्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अपने बैंकिंग सिस्टम को चलिए फिर देखते हैं। दोस्तों यहाँ जो ये फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, देखिए सबसे पहले जो एपेक्स बॉडी जो होती है वो आरबीआई है, ये आप लोगों को भी पता है दोस्तों। ठीक है, तो एपेक्स बॉडी आरबीआई है हमारी। ठीक है, अब देखिए बैंक्स जो मौजूद हैं हमारे कंट्री में, भारत में। ठीक है, तो देखिए कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले जो बैंक्स आती हैं वो होती हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स। ओके, देखिए आरबीआई तो एपेक्स बॉडी आपकी हो गई। ठीक है, पेरेंट। ठीक है, उसके बाद फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हो गए। ठीक है, फिर डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। ओके, अब देखिए, अब शेड्यूल्ड बैंक्स होते क्या हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, ये सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। पहले आप ये जानिए कि शेड्यूल्ड बैंक्स में कौन कौन से बैंक्स आते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट पहले मैं समझा दूं, फिर अगले स्लाइड पे सब आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं और डेवलपमेंट बैंक्स हैं। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसे बैंक्स हैं, ठीक है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, सॉरी पिछले स्लाइड नहीं, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि जब नेशनलाइजेशन वगैरह हो रहा था, ठीक है, तो हमारे मॉनेटरी सिस्टम को चेक करने के लिए और फिर उसके सुधार के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत सारी कमिटीज़ और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। ओके, तो और बहुत सारे एक्ट्स वगैरह बने थे, तो उसमें से ही एक ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल के लिए लास्ट वाला सेशन देख सकते हो, चैप्टर 3 वाला। ओके, तो देखिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो हुआ था, ठीक है, देखिए 1934। ओके, तो इसमें वो लिस्टेड हैं। ठीक है, इसका सिंपल डेफिनेशन यही है दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए इसमें शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या हो जाते हैं कि आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जितने आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर फॉरेन बैंक्स हो गए, फिर नेशनलाइज्ड बैंक जितने हो गए। ठीक है, ये सारे शेड्यूल्ड बैंक्स में आ गए आपके। नॉन शेड्यूल्ड क्या होते हैं कि जो लिस्टेड नहीं हैं, सेकंड शेड्यूल जो हैं आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 का, उसमें नहीं लिस्टेड हैं ये। और दूसरी बात कि जितने भी वो जो बेनिफिट्स होते हैं आरबीआई के, जैसे कि आरबीआई से जो मनी आप बोरो कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है इन सबों को। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, ये जनरली देखिए जो हम लोग जो अभी जैसे कि देखिए आप आईबीपीएस का फॉर्म भरते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो जितने भी ये सब बैंक्स हो गए, ठीक है, वो सारे पीएसबीज हो गए, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए। ठीक है, जितने भी लेन देन ये सब चीज़ें जो हो रही है, ठीक है, वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ क्या होती है कि इन बैंक्स का मेजॉरिटी शेयर, यानी कि मोर देन कह सकते हो 50%। ओके, मोर देन 50% शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है, तो ये सब बैंक्स
पीएसबीज कहे जाते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का जिक्र करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर से इसमें गवर्नमेंट का कोई भी योगदान हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि देखिए चूँकि ये पहले जो स्टार्ट हुआ था ना, तो टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ही इक्विप्ड था। ठीक है, और अभी भी ये टेक्नोलॉजिकली अभी वेल इक्विप्ड है अभी भी। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए। ठीक है, अब देखिए फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं। फॉरेन बैंक्स होते हैं कि ऐसे बैंक्स, ठीक है, जो इंडिया में तो हैं लेकिन इसके जो हेड ऑफिसेज हैं वो बाहर लोकेटेड हैं। ठीक है, बाहर यानी कि फॉरेन में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आइए अब फिर से एक नज़र डालते हैं अपने फ्लो चार्ट पे। देखिए मैंने क्या बताया था, शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बताया था, शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बताया था, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये देखिए बाकी अभी ये दोनों का जिक्र हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ये दोनों का। अब देखिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो आरबीआई एक्ट 1934 से बाहर है। ठीक है, तो जब बाहर है नहीं आता है तो अभी देखिए लास्ट में बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो अब बचे शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स हमारे यहाँ जितने भी बैंक्स हैं फ़िलहाल, ठीक है, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। अब देखिए शेड्यूल्ड बैंक्स को भी सब कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में। पहला जो होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, दूसरा होता है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा होता है रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और चौथा होता है फॉरेन बैंक्स। ठीक है, कुछ और बैंक्स होते हैं दोस्तों जैसे कि पेमेंट बैंक्स, स्मॉल बैंक्स। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक मैं अलग सेशन लाऊंगा आपके लिए। ओके, अब देखिए रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, ग्रामीण बैंक क्या होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि उस वक्त जब नेशनलाइजेशन हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त क्या था, ऑल्दो ये जो बैंक्स थे पीएसबीज हमारे थे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के ओनरशिप में थे, बट उस वक्त भी फार्मर्स को जैसे कि सब्सिडी वगैरह देने की बात हो गई या फिर क्रेडिट लोन्स वगैरह देने की बात हो गई, तो अच्छे से सेवा मुहैया नहीं हो पाता था किसानों को। ठीक है, तो इसलिए नीड हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे ग्रामीण भाई लोगों के लिए ना एक नई अलग सुविधा दी जाए। ठीक है, और उस सुविधा के रूप में आरआरबी का गठन हुआ था। ठीक है, और ये गठन हुआ था, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नरसिम्हम कमेटी 1975। ठीक है, इसके रेकमेंडेशन से ये रीजनल रूरल बैंक्स का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1975। देखिए एक चीज़ और, इसमें क्या होता है रीजनल रूरल बैंक में कि इसका 50% जो शेयर होता है, स्टेक होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, बाकी के 35% जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड बैंक्स होते हैं। जैसे कि स्पॉन्सर्ड बैंक्स कौन से होते हैं, वो जनरली आपके ये पीएसबीज ही होते हैं। ठीक है, इसके कह सकते हो आपकी पेरेंट मतलब बॉडी हो गए। ठीक है, तो उनका ओनरशिप होता है इस पे। ठीक है, और बाकी के जो 15% जो हुए वो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें योगदान होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहला जो आरआरबी था वो था, है भी, वो प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है वो यूपी में है। ओके, तो देखिए 15% जो इसका स्टेक है वो यूपी गवर्नमेंट के पास होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए एक तो ये कमेटी वाली चीज़ है। ठीक है, ये आएगी। फिर ये देखिए फर्स्ट बैंक जो है आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये आएगी। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप। अब देखिए फाइनली आते हैं हम डेवलपमेंट बैंक्स क्या होती है।
डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं कि जैसे जो क्या मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए होता है, ताकि उनके इकोनॉमी को उस कंट्री के इकोनॉमी को एक पेस मिले, ठीक है, एक्सेलरेट हो। तो इसलिए डेवलपमेंट बैंक का वो गठन हुआ है। अब देखिए इसका मकसद क्या होता है ना दोस्तों, कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिले, ठीक है। इंडिया में देखिए कुछ बैंक्स हैं, जैसे कि आईडीबीआई बैंक हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, देखिए आईडीबीआई हो गया, उसके बाद सिडबी हो गया, एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, ठीक है, जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इन सारे बैंक्स का गठन हुआ था डेवलपमेंट बैंक के रूप में। अब देखिए एक नज़र डाल लेते हैं इन सब बैंक्स पे भी। देखिए सिडबी यानी कि द स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये सेटअप हुआ था इंडिया में 1990 में। हेड क्वार्टर है लखनऊ में। और ये क्या है कि पहले आईडीबीआई का सब्सिडरी था, ठीक है, बट अब क्या है कि 33 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब कि अधीन है, ये कंट्रोल में है, ठीक है। ये सिडबी हो गया। नाबार्ड के बारे में तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे आप इन सबों का, ठीक है। फुल फॉर्म हो गया, कब इस्टेब्लिश हुआ, 1982 में। हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में। और इसका मेन फोकस है कि रूरल इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए, ओके। फिर एक्सिम बैंक का भी वही है, बताया था मैंने, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इस्टेब्लिश्ड 1981 एंड ओके। इसका काम क्या है, देखिए, इट टू प्रोमोट एंड फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ओके। अब देखिए आपको मैं कुछ फॉरेन बैंक्स का भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि देखिए सिटी बैंक का नाम आपने सुना होगा, सॉरी, सिटी बैंक, ओके। ये सिटी बैंक हो गया। इसका जो है हेडक्वार्टर है, फॉरेन बैंक है ये। मैंने बताया था ना कि फॉरेन बैंक का क्या होता है, कि फॉरेन बैंक का हेडक्वार्टर फॉरेन में होगा, ठीक है। तो उसी तरह से सिटी बैंक का हेडक्वार्टर का है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। ये पहला है। उसके बाद फिर एक और है, ड्वेचर बैंक। ये जर्मन कंपनी है दोस्तों, ओके। तो ये जर्मनी की है। अब देखिए एक बार कुछ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी बता देता हूँ आपका। जैसे कि देखिए सारे बैंक्स तो आपको पता है। अब देखिए एक सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है, ठीक है, सुभद्रा, सुभद्रा है, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। ये कहाँ है, कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये क्या है, ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ओके। तो सबका एग्जाम्पल देख लिया आपने। तो दोस्तों ये था सेशन आज के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कुछ स्पेशल बैंक, जैसे कि देखिए पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, स्मॉल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सबों के बारे में बताऊंगा और अगले चैप्टर के बारे में, अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।